नमस्कार, खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। सियासत की बिसात पर हर चाल पूरी हो गई, हर तैयारी पूरी हो गई। रिझाना, लुभाना, मनाना, एक दल से दूसरे दल में जाना सब थम गया। बस आखिरी लम्हे बाकी हैं, बस किस्मत का बटन दबना बाकी है। किसकी नैया डूबेगी, किसकी किश्ती पार होगी, फैसला अभी बाकी है। दलों के दिलों की धड़कनों की धक धक सुनाई देती है। काउंटडाउन शुरू है क्योंकि वोटिंग अभी बाकी है। हमारे साथ 3 मेहमान हैं। राजबाला जी हैं बीजेपी से। राजबाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनेश गुजराल साहब हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। और बलराम मकरौली जी हैं, नेता हैं इनेलो से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो है मैं गुजराल साहब से पूछना चाहूँगा। गुजराल साहब, अब ये जो वक्त है, आखिरी चंद घंटे बच गए हैं, इस वक्त दिलों की धड़कने या यूँ कहें कि ब्लड प्रेशर सब कुछ बहुत हाई होगा दलों के दिलों की? ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा। सारे पुराने खिलाड़ी हैं। हाँ। और किसी को हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। डायरेक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट में कुछ नहीं पड़ता। सबकी पावर्स वही उनके पास रह नहीं है, जो मर्जी सीट पे आ जाए। और न्यूट्रल इनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। और जो मतदाता है वो इस वक्त बिल्कुल शांत है। अच्छा। माहौल बिल्कुल शांत है। और शांत के बाद मतदाता कहाँ किस तरफ जाता है ये तो 19 तारीख को पता लगेगा। तूफान से पहले वाली शांति है। हाँ बिल्कुल, तूफान से पहले वाली शांति कह लीजिए। पर वो तूफान में कि आप सोचो कि किसी के 80 आ जाएंगे और किसी के 1 भी नहीं आएगी, तो ऐसा मेरे ख्याल में होने वाला ऐसा नहीं है। तूफान नहीं, मिक्स्ड है। मिक्स्ड है। और मिक्स्ड में कौन किसके साथ आगे की संभावनाएं क्या हैं, सारे लोग उसी के ऊपर वो तो कल जब हम बैठेंगे तो उस पर चर्चा होगी। राजबाला जी, एक बात बताइए कि क्या महसूस हो रहा है अंदर, जो है वो क्या चल रहा है अभी दिमाग में, दिल में? देखिए, हम लोगों के दिमाग दिल में कुछ चलने के लिए जनता ने छोड़ा नहीं है। जनता पूरा हरियाणा मोदी में है। सभी भारतीय जनता पार्टी के आप आंकड़े देख सकते हैं, आपके मीडिया के आंकड़े देख सकते हैं। बिगेस्ट पार्टी और फुल बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा चिंता की हमें जरूरत किसी आंकड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब खुद जो है रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड सामने होगा। बलराम जी, एक बात बताइए कि यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये जैसे एग्जाम से पहले जो नर्वसनेस फील होती है, नर्व्स महसूस करते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, तो क्या उस नर्वसनेस को इनेलो फील करती है? वो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म वो महसूस होता है? इंडियन नेशनल लोकदल तो वेट कर रही है 19 तारीख जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि हरियाणा को हम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार दे सके। और इनेलो के अंदर कोई नर्वसनेस नहीं है बिल्कुल भी। उनका मोराल बहुत ज़्यादा, वर्कर्स का भी और हमारे लीडर्स का भी बहुत मोराल बहुत हाई है। और उसमें जो हमारे को पुशअप मिला है वो मीडिया की तरफ से मिला है। मीडिया के जो सर्वे निरंतर पिछले 2-3 दिन से आ रहे हैं, उन्होंने किसी ने 40+ दिखाई है, किसी ने 45 कुछ दिखाई है सीट्स इंडियन INLD की। तो हमें विश्वास है कि हमारी 55-60 और कोई इस बार बड़ी बात नहीं, 65 भी हमारी हम टारगेट टच कर जाएं। और INLD गवर्नमेंट बनाने वाली है। मैं कॉन्फिडेंस से आपके इस न्यूज़ चैनल पे कह रहा हूँ। और 19 को जब दोबारा हम मुलाकात आपके स्टूडियो में होगी तो आप यही सवाल मेरे से पूछेंगे कि आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुके हैं हरियाणा के अंदर। चलिए, खैर वो आपके एनालिसिस की बात है। गुजराल साहब, अगर हम बात करें इस वक्त आज की रात की बात करें, तो आज की रात कितनी महत्वपूर्ण है उस लिहाज से कि किसी भी सीट पर जो है वो पलड़ा एक तरफ से दूसरी तरफ हो सकता है? क्या ऐसा आज की रात में ऐसा कुछ उलटफेर बड़ा हो सकता है? मैं जैसे समझ सकता हूँ, मैंने न्यूज़ सुनी है जो कि हरियाणा में और महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का तो मैं नहीं कमेंट करूँगा। हरियाणा के बारे में मेरे को ये लगता है कि भाई कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हो पाएगी। कोई रात को इस वक्त जो सिस्टम है, मैनेजमेंट है जो हमारी इलेक्शन कमीशन का, वो अलर्ट है कि भाई रात को शराब या पैसे बांटे जाएंगे, नहीं बांटे जाएंगे। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि चारों पार्टी जो मेन पार्टी हैं, चौथी पार्टी को भी मैं मेन कहूँगा, वो संपन्न पार्टियां हैं हर तरीके से। वो एक दूसरे का काट रखती हैं और यही सोच के बैठी हैं पहले कौन दे के आएगा और बाद में कौन दे के आए। अगर तो उसके अंदर भी वो मेरे ख्याल में नहीं पहुंच पाएंगे और नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि रात को शराब से और पैसे से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इस वक्त वोटर को, क्योंकि वोटर की एक बहुत बड़ी जनरेशन जो है वो यूथ की आ चुकी हुई है। और यूथ को इस वक्त बहुत अवेयर है। हमारे पिछले 10 साल के जो वोटर हैं, जो इस वक्त 18 से लेकर
28 साल तक के वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा वोट पोलिंग वही करेंगे। और बहुत बड़ी संख्या होती है ये, और ये किसी भी चुनाव में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर कोई यूथ वर्ग जो है ऐसा, जो पहली बार या दूसरी बार वोट कर रहे हैं, ऐसा बड़ा समूह अगर हो तो बहुत डिसाइडिंग होता है। रजवाड़ा जी, हमने लोकसभा चुनाव के वक्त देखा था कि ये जो ग्रुप था, ये जो एज ग्रुप था, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था कि जो नतीजे हो सकते थे और जो नतीजे हुए उनके बीच का फर्क शायद यही एज ग्रुप था। तो क्या ये एज ग्रुप इस विधानसभा चुनाव में भी आपको लगता है कि इस तरह लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि वो बीजेपी के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम जाता नजर आया था, तो क्या सेम चीज यहाँ रिपीट होगी या आपको लगता है कि यहाँ के मुद्दे अलग हैं? नहीं, देखिए बिल्कुल सेम है। आज भी मोदी जी को ही लोग चाहते हैं। देखिए, आम आदमी के लिए आप ये सोचिए कि उस समय और इस समय में क्या बदलाव आ गया। उस समय और इस समय में कांग्रेस की तरफ लोग क्यों जाएंगे? उन्होंने क्या नया कर दिया, आप बताइए। कि और मोदी जी, लोकसभा के और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। हमने उपचुनाव के नतीजे भी देखे, चुनाव के नतीजे भी जो है वो कुछ इसी तरह के संदेश देते हैं। मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन लोगों का जो, युवा का जो एक टारगेट है विकास और बेरोजगारी जिससे वो परेशान है और जो भ्रष्टाचार से जो परेशान है, वो क्योंकि अभी तक बहुत कम समय हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, तो कोई आदमी नतीजा नहीं निकाल सकते हैं कि अभी सरकार को ये करना चाहिए था, ये नहीं किया। तो ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो है उसका आपको फायदा होगा, आप कह रही हैं? हाँ, उनको हमारा फायदा होने वाला है। यूं का यूं है आज का वो वोटर, आज तक यूं का यूं है। बलराम भाई, एक चीज बताइए कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ये बात अक्सर कही जाती है कि जब वोटिंग जो है रेशियो बढ़ता है, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक अगर चेंज उसमें आता है तो एंटी इनकम्बेंसी वोट्स होते हैं। क्या ये मानती है इनेलो, और अगर ऐसा है तो वो किसके फेवर में जाती नजर आ रहा है? ऑब्वियस है आप कहेंगे इनेलो के, लेकिन लोकसभा में ये बीजेपी के फेवर में जाती चीजें नजर आई थी। लोकसभा का चुनाव, जैसे कि बहन आपने कहा कि लोकसभा के चुनाव के मुद्दे अलग था, वो कंट्री लेवल के ऊपर, एक नेशनल लेवल के ऊपर लड़ा गया, और स्टेट का जो चुनाव होता है गवर्नमेंट का, वो उसके अलग मुद्दे होते हैं। पूर्व में हरियाणा की जनता ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का राज भी देखा है 2000 से 2005 के अंदर। समान विकास चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कराया था, कानून की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और जो यूथ का जो फैक्टर आप बता रहे हैं, यूथ इस बार डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यूथ हरियाणा की राजनीति के अंदर, और हरियाणा में जो अगली सरकार आ रही है उसमें यूथ की अहम भूमिका रहेगी। जिस प्रकार से 65% के करीब 35 साल से कम आयु के आज वोटर सबसे ज्यादा संख्या में मौजूद है, 65% करीब हरियाणा के अंदर, और वो डिसाइड करेंगे किसकी सरकार हरियाणा के अंदर आने वाली है। गुजराल साहब, एक बात होता है कि हमने देखा लोकसभा चुनाव में इस बार कि हर जगह ऑलमोस्ट, अगर एवरेज पर देखें तो 15%, 12%, 14% इतने के आसपास वोटिंग रेशियो बढ़ा। इस बार जो मतदान का रेशियो रहता है वो बढ़ा। तो लोगों ने उसको डिफाइन किया कि ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो इस वजह से बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो सरकार के अगेंस्ट जाता है। क्या ऐसा होता हरियाणा में भी आपको नजर आ रहा है? शायद नहीं। मेरे को थोड़ा सा, मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, हर एक आदमी का अपना अपना व्यू है, कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मोदी जी को नहीं मिला। 3 बार वो जीत के आए। हाँ जी, चौटाला जी की सरकार कितने साल रही, भजनलाल जी की सरकार कितने साल रही, वो कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता। आदमी नहीं, जब वोटिंग रेशियो बढ़ जाए अचानक से, एक बड़ा जंप उसको मिले, तो क्या उसको मानते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, जो पॉलिटिकल पंडित है वो उसको इसी तरह से डिफाइन करते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहले पोल परसेंटेज 52%, 55%, 58% होती थी, 65 आ गई, आगे 70 जाएगी, 80 जाएगी, वोटिंग परसेंटेज बढ़ती जाएगी। वो बढ़ती क्यों जाएगी? क्योंकि मीडिया जो है वो इतना पेनेट्रेट कर चुका है हमारी सोसाइटी में कि वो लोग जो हैं बहुत अवेयर हैं। पहले एक अखबार जो है वो 80 आदमी पढ़ते थे गांव के अंदर, या 100 आदमी पढ़ते थे। आज एक घर में 3-3 अखबार आ रही हैं। भाई हर घर में नहीं आ रही, पर बहुत लोगों के पास अप्रोच है, बहुत अप्रोच बढ़ गया है। टीवी चैनल इतने हो चुके हैं, लोकल चैनल आ गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपके रेडियो चैनल्स हैं और हैं। तो कुछ ना कुछ, रेडियो चैनल तो अभी अलाउड नहीं है उनको पॉलिटिकल या न्यूज़ का, पर टीवी वालों को तो फ्रीडम है पूरी। और टीवी का जो युग आया हुआ है वो, उसके अंदर सारे के सारे मतदाता जो हैं वो पूरे अवेयर हैं। एक नेट की फैसिलिटी मोबाइल के ऊपर
और घर के अंदर टीवी के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर वो जो अवेलेबल हुई है उससे, और ये जो अभी इन्होंने बलराम जी ने बताया कि एक 35 साल की उम्र तक के 65% वोटर हैं, तो और वो सारे के सारे मैं समझता हूँ 35 साल की उम्र के जितने लोग हैं, जो उसमें से 70-80% लोग जो है वो इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट बना सकते हैं। जजमेंट बनती है नॉलेज से, ठीक है, और लोगों को नॉलेज आप पहुंचा ही रहे हो। ठीक है। तो ऐसे में ये जो वोटिंग फैक्टर्स जो हम देख रहे हैं कि वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि मीडिया का रोल है, अवेयरनेस है, बाकी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन ने भी बहुत मेहनत की है, उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जोड़कर जब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, और ख़ासकर इसमें हम वो देख रहे हैं कि इसमें एक बड़ा चंक जो है, बड़ा हिस्सा जो है वो ऐसे युवाओं का है जो इस वक्त अपने करियर की ओर देख रहा है, इस वक्त अपने फ्यूचर की ओर देख रहा है। ऐसे में नरेंद्र मोदी का अमेरिका जाना, नरेंद्र मोदी का हर भाषण में उनके करियर के लिए, उनकी नौकरियों के लिए बात करना, लगातार इन चुनावी जनसभाओं में हमने सुना, इस चीज़ पर फोकस करते हुए उनको, तो क्या ये फैक्टर जो है वो बीजेपी के फेवर में जाता है राजबाला जी? देखिए, निश्चित रूप से फेवर में जाता नहीं। पूरे देश के युवाओं को आशा है नरेंद्र मोदी जी से कि वही एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिला है जो उनकी चिंता करता है। और ऐसा भी मत युवा बोलिए काफी कि जो साउंड करे कि मतलब नरेंद्र मोदी किसी और ग्रह से आए हैं, इससे पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे किसी को चिंता नहीं थी। ठीक है, आप ये अगर कह रही हैं कि वो बात कर रहे हैं युवाओं की, तो ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा भी हम नहीं डिनाई, ऐसा भी नहीं कह सकते कि अब तक जो प्रधानमंत्री रहे हैं कि वो उनको में उनमें से किसी को किसी युवा की फिक्र नहीं थी। ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं, देखिए, आपकी बात अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह जी ने कुछ भी मतलब बोला नहीं है। ऐसे चुप रहे हैं जैसे उनको किसी हालातों ने बहुत खराब कर दिया कि आप बोल नहीं सकते हो। लेकिन युवाओं की जो आज के जो समय की आशा है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है, आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और कहीं ना कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है उसमें युवाओं का ही लोकसभा में भी हाथ रहा है। और अभी वो जब सब जानते हैं कि राज्यसभा में पूरी हमारा बहुमत नहीं है, बहुमत पूरा करने के लिए हमें पूर्ण बहुमत से हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार बनानी है, तो युवा इस बात को भी समझते हैं कि मोदी जी का जो विजन है वो पूरे बहुमत के साथ ही तो पूरा होगा। तो उस पूरा करने के लिए वो पूर्ण बहुमत हमें देना। युवा आपका साथ देगा। बलराम साहब, एक बात बताइए कि आप खुद भी एक युवा हैं, तो जब एक युवा की बात करें, हरियाणा में खासकर हरियाणा के युवाओं की अगर बात करें, तो हरियाणा के युवाओं की समस्या क्या है, उसको क्या चाहिए, और उन समस्याओं को फोकस करते हुए आपकी पार्टी ने अब तक जो चुनाव प्रचार किया है उसमें क्या फोकस किया, और उस फोकस करने से आपको क्या लगता है कि आप उस जगह तक पहुंच पाए, उस सॉफ्ट टारगेट को, उस पार्ट को टच कर पाए जिससे वोट में तब्दील हो सके ये युवा? हमने युवाओं के लिए खास तौर पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 2-3 बात कही हैं। जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हरियाणा में होना चाहिए था, या कहीं कहीं इंडस्ट्रीज लगी भी हैं, बहादुरगढ़ में इंडस्ट्रीज लगी हैं, मगर वहाँ पे हरियाणा के युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिला है। कोई अमेठी के आगे लगा दिए, कोई कहीं के आगे लगा दिए। चौटाला साहब ने ये कहा है कि जो भी इंडस्ट्रीज हरियाणा में लगेंगी या जो लगी हैं उसके अंदर हम एक फिक्स परसेंटेज ऑफ अमाउंट उसमें हम डालेंगे कि भाई हरियाणा के युवाओं को इनमें रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। चाहे रोहतक के अंदर एशियन पेंट की फैक्ट्री लगी हो, मुझे नहीं लगता कि रोहतक के कोई युवाओं को उसके अंदर रोजगार मिला होगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि 12th पास करा हुआ जो भी युवा साथी होगा उसको हम 5,000 रुपए हर महीने उसको हम बता देंगे, और जिसने ग्रेजुएशन करी होगी उसको 8,000 रुपए देंगे। और वो इसलिए नहीं देंगे ताकि उनको नौकरी ना मिले, उसको हम इसलिए देंगे जब तक नौकरी ना मिले ताकि वो अपना गुजारा उस से कर सके। ठीक है गुजराल साहब, एक बात बताइए, हम युवाओं की अगर सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो युवा वोटरों को लुभाने में जिस तरह से ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया गया, बाकी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही बीजेपी ये करने में अब तक सक्सेसफुल नज़र आ रही है? क्योंकि हालांकि नतीजे अभी आने बाकी हैं और आखिरी फैसला उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो तस्वीर दिख रही है हरियाणा में, क्या आपको लगता है कि उन तकनीकों के जरिए, उस स्ट्रैटेजी के जरिए बीजेपी वही चीज़ हरियाणा में दोहराने में कामयाब नज़र आई? देखिए, बीजेपी के पास बहुत बड़ा इमेज है। बीजेपी के, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा इमेज है। पर जो बीजेपी हरियाणा की पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है। पहले तो इन्फेंसी स्टेज में थी, 5 सीट 10 सीट
इसी चक्कर में रहते थे। इस बार जो सारा देश के अंदर चेंज आया, सेंटर में चेंज आया, उसका बेनिफिट हरियाणा में ये 25% का तो हकदार बन चुके हैं। 35 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं, पर वो जो बदलाव आया है बहुमत से लेकिन दूर नजर आ रहे हैं आपको। नहीं, वो मैं नहीं कह सकता, मैं ना मैं इस वक्त कोई कमेंट देना चाहूंगा, ना मैं किसी वोटर को इन्फ्लुएंस करना चाहूंगा। मैं तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि इनके पास बड़ी है, और वो किसकी कास्ट पे बड़ी है, वो इनेलो की और कांग्रेस की पोजीशन से इन्होंने हिस्सा लिया है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। बाकी तो रिजल्ट बताएंगे आपको, वोटर क्या प्रेफर करता है क्या नहीं करता। पर मुद्दे इन्होंने, बलराम जी ने बताया कि मुद्दे अलग होते हैं सेंटर के, स्टेट के, तो वो उसमें मैं सहमत हूँ इनकी बात से कि भाई मुद्दे अलग हैं। अगर आप और लेवल, नीचे लेवल पे चले जाओ, म्यूनिसिपैलिटी के या कॉर्पोरेशन के या वहाँ पर और लोकल मुद्दे हो, हाँ, वो सारे मुद्दे चेंज होते जाएंगे और पार्टीज की पोजीशन चेंज होती जाएगी। पर आज इस वक्त एक मैस्कट है बीजेपी के पास, मोदी साहब का एक चेहरा है और उनके काम हैं, उनको भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है बीजेपी, ये रिजल्ट्स उसमें सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इनके कैंडिडेट्स तकरीबन सारे नए हैं इनके पास, क्योंकि पुराना बेस हरियाणा में नहीं था। पर वो मुद्दा जो है ना, इनको कितना आगे उठा के लेके जाएगा वो अब पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं गुजरात, हाँ, पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव ये भी हो सकता है कि उनको लोगों ने अगर देखा ही नहीं है तो वो कह सकते हैं चलो बाकियों को तो देख लिया, एक बार इनको मौका देके देखते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव ये हो सकता है कि लोग कहें यार मैं तो इनको जानता नहीं, मैं इनको पहचानता नहीं, तो वो नेगेटिव हो सकता है। क्या होगा नतीजा वो चुनाव के बाद मालूम चलेगा। लेकिन बलराम साहब एक बात बताइए कि इस वक्त जो ये आज की रात की हम अगर बात करें तो ये आज की रात कितनी महत्वपूर्ण है। एक सियासी दल से बिलोंग करते हैं आप, एक नेता हैं, तो इस रात की बेचैनी क्या होती है, इस रात में तैयारियां क्या होती हैं, क्या करती है एक पॉलिटिकल पार्टी आज की रात को? पॉलिटिकल पार्टीज आज की रात को, जो हमारे जो प्रत्याशी जो भी हैं विधानसभा के, वो अपने जो हमारे कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के, हम उनके साथ आज मिलते हैं और हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे बूथ के ऊपर हमारे युवा साथी खड़े हैं। एक एक वोट को हम भुगतान डालने का काम करवाते हैं। कल 5 बजने में 2 मिनट भी रह जाए तो भी हम कोशिश करेंगे कि वो जो भी हमारा बुजुर्ग साथी है वो अपने बूथ में जाकर, उनको कोई ऐसी सुविधा ना हो, असुविधा ना हो जो वोट डालने के लिए उनको कोई रोके, हम उनकी वोट डलवाने का काम करेंगे। और हम अपने वर्करों को उनका हौसला बढ़ाने का काम करते हैं कि आज कल की बात और है, और आप इसी तरीके से पार्टी के प्रचार के लिए लगे रहे और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि आखिर में जाके तो हम सारे भाई हैं, कहीं ना कहीं हम किसी एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। राजनीति, पार्टी अपनी जगह होती है। तो हमारे इनेलो का कार्यकर्ता बड़ा आराम से ये काम करता है। और आज जितने भी हमारे मेन वर्कर हैं, पूर्व में किसी ने चुनाव लड़ा उस हल्के से, सारे मिलजुल कर आज जिसको भी एक टिकट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने दी है उसके साथ आज मिलकर हम मीटिंग कर रहे हैं। अभी भी हमारी मीटिंग चल रही है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने वोट का प्रतिशत बढ़वा सके। जी राजबाला जी, बीजेपी के पास आईटी सेल जो है वो काफी मजबूत नजर आया है। अब पिछले चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव की, और अभी भी आईटी सेल जिस तरह से एक्टिव है आपका, वो स्ट्रांग है। तो क्या आज की रात का इस्तेमाल एक आखिरी कह सकते हैं, एक आखिरी तौर पर आप अपने पूरी शक्ति को एक साथ करके और आईटी के जरिए, क्योंकि भले चुनाव प्रचार पर रोक है लेकिन आईटी के जरिए तो लोगों तक पहुंच ही रही है, हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाहिर हैं, तो क्या आज आपकी आईटी सेल एक्टिव नजर आएगी रात को? देखिए, जो आईटी सेल है वो अपना काम कर रही है और उनको आखिरी समय तक वो लोग अपना, सभी पार्टियां अपना प्रयास करती हैं, उसी के तहत आईटी सेल हमारा अपना प्रयास करेगा। और पार्टी के बाकी लोग, जैसा कि भाई बलराम ने बताया, अपने बूथ संभालना, अपनी स्ट्रेटजी बनाना, कैसे बूथों तक हर आदमी पहुंचेगा, कौन बूथ पर बैठेगा, कौन संभालेगा, कौन ऑब्जर्वर होगा, सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां लगे हैं। और अपने कुछ, जैसे कोई नाराज है या कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उससे मिलना है, इस तरह के जो काम बकाया होते हैं वो आज की रात ही होंगे। ये आज की रात मतलब रूठने मनाने का जो आखिरी जो सिलसिला है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे होंगे। विशाल साहब एक बात बताइए कि जिस तरह से आईटी ने, जैसा आपने कहा कि ज़्यादातर लोगों के पास रीच है आज आईटी का, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, तो ऐसे में
आज की रात अगर हम अब बात करें तो सबसे पहले तो रूल्स की बात कर लें। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी अलाउड है कि उसका आईटी सेल आज की रात लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अलग अलग तरह के मैसेजेस फ्रेम कर पर्सनल अप्रोच के लिए कोई मना नहीं है। अच्छा, आपके टीवी पे मेरे ख्याल में एडवर्टाइजमेंट बंद हो गए होंगे, कल अखबारों में आएंगे नहीं आएंगे, आज तो आए थे अखबारों में। चीफ मिनिस्टर साहब का ट्रिब्यून के अंदर पूरा पेज का ऐड था। बीजेपी का भी हाँ जी, बीजेपी का भी था। बीजेपी का भी था, आईएनएलडी का भी था, पूरा पेज ही था, ऊपर कवर। हाँ, नहीं, तो आज तक तो ट्रिब्यून का मीडिया के कंप्लीट थ्रू आया है। टीवी मीडिया में आपका बंद हो चुका है या नहीं हुआ? बिल्कुल बंद हो गया है। बंद हो गया। और अब जो पर्सनल अप्रोच है, जैसे वॉक करते हैं लोग, तो इसको जो आईटी को है उसको किस कैटेगरी में हम रखें? उसको क्या पर्सनल, क्योंकि ये तो मास कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, किसी को पर्सनली आप नहीं फोन करके कह रहे हैं, तो उसको किस कैटेगरी में रखें हम? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। मैं बता रहा हूँ आपको जी, एक तो जो एसएमएस है, हाँ, एक ट्विटर और फेसबुक को तो आप छोड़ जाइए, व्हाट्सएप है, ये दो मीडिया ऐसे हैं जो उसको पर्सनल कहेंगे। हाँ जी, जो जिसके अंदर लोग बहुत आम लेवल तक पहुंच चुके हैं व्हाट्सएप में, और ये एसएमएस भी पुराना हो चुका है। ठीक है। तो व्हाट्सएप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ एक नेट आपका चल रहा है, बस उसकी कीमत लगनी है, तो उसका हर पार्टी ने फायदा उठाया है। मेरे नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लीगली अलाउड है आज की रात में कि हम फेसबुक के जरिए अपना प्रचार करें, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए? आप नहीं कर रहे, लोग नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करे। ये तो पर्सनल अलाउड है, कर रहे हैं। अलाउड है, ये अलाउड है, पर्सनल कॉन्टेक्ट। फेसबुक पे अलाउड है। फेसबुक पे आप कैसे रोक सकते हैं किसी को फेसबुक पे रोकने के लिए? मैं मान लीजिए इनालो कवर करूं और मैं अपने फ्रेंड्स को कहता हूं कि भाई वोट फॉर इनालो, तो मेरे ऊपर क्या आचार संहिता लगेगी या क्या लगेगी? मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूं, मैं बीजेपी की प्रेस करता हूं। मतलब अगर हम बात करें तो जिस तरह से नेट के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रूल्स अब तक हमने फ्रेम नहीं कर पाए हैं, हम भारत में नहीं पकड़ पाते हैं हम चीज़ों को, अलग से सेपरेट रूल्स उतनी पावरफुल नहीं है, तो स्पेसिफिक नहीं है, क्या उसका फायदा भी? क्योंकि ये एक माध्यम अगर हम देखें तो ये बड़ा संचार का माध्यम है और ये मास कम्युनिकेशन है। एक बार में हम कई लोगों तक अगर फेसबुक के जरिए पहुंचते हैं तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के पास एज ये भी है, वो कह सकते भैया हमने तो नहीं किया। नहीं, हाँ बिल्कुल एज है, हमने तो नहीं किया। आप किसी को दंडित कर भी नहीं सकोगे, इंडिविजुअल टू और ये इंडिविजुअल। बहुत पावरफुल मीडियम भी है। हाँ जी, बहुत पावरफुल मीडियम है ये। हाँ मीडियम बहुत पावरफुल है, पर वो इंडिविजुअली कौन कितने लोगों को अप्रोच कर सकता है? मेरे व्हाट्सएप पे मैं जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उतनों के साथ ही कॉन्टेक्ट हो पाएगा ना जी। और मैं कितनों को कर पाऊंगा, और मेरे आगे कौन कितनों को कर पाएंगे, और कितने लोग इन्वॉल्व हैं मेरे को, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे को हर पार्टी के चेन की तरह है। हर पार्टी के 10-10 मैसेज आते हैं, 10 लोगों से मैसेज आते हैं। ठीक है, ठीक है। और आज वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा वो मुझे मालूम नहीं कल का। मुकरम साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब एक जो हम रूल्स की बात करते हैं, क्योंकि बाकी चुनाव के प्रचार के जो माध्यम हैं उनके लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन चूंकि ये मीडियम नया है, इमर्जिंग है हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए, तो इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स अब भी जो है फ्रेम करने बाकी हैं। तो क्या अब अभी इस वक्त लगता है कि कहीं ना कहीं लूप होल्स है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से पार्टियां कर रही हैं? मेरे से पूछा ना आपने? नहीं, बलराम जी से पूछ रहे हैं। हाँ जी, मेरे से नहीं, लूप होल्स मुझे लगता नहीं धड़ल्ले से कर रही है, क्योंकि फेसबुक का आपने बात करा, फेसबुक कोई इंडियन उसके कंपनी या कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता। फेसबुक एक अमेरिकन कंपनी है। रूल चलते हैं, रूल चलते हैं, ठीक है, लेकिन अपने अपने देश में उसका कैसे कैसे आपके देश में वो कैसे अभी तक लोकसभा चुनाव के अंदर भी नरेंद्र मोदी जी का जो उन्होंने कैंपेन चलाया, मैं कैंपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आज की रात जैसे आचार संहिता के बाद बिल्कुल कोई मतलब पाबंदी नहीं बिल्कुल है, फ्री है, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बिल्कुल फ्री है। लगता है कि ये फेसबुक के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ, INLD फेसबुक के ऊपर बहुत प्रचार में आज आगे निकल गया। कोई लूपहोल नहीं है। वैसे भी जैसे फेसबुक है, फेसबुक पर के अपने अपने नियम बनाए हुए हैं उन्होंने। जैसे आपके 5000 से ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं हो सकता है फेसबुक पे, इस तरह के जो वो तो अलग चीजें हैं। फेसबुक पेज बना लेते हैं, उसके बाद फेसबुक पेज बन जाता है। वक्त इतने की इजाजत देता है। गुजराल जी, एक फाइनल कमेंट। मैं ये है जी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है अपना कि काम कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बस आखिरी चंद घंटे बच गए हैं जब आप जाएंगे बाहर वोट डालेंगे, और हम भी अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप जरूर जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपका अधिकार है और इसके जरिए आप अपना फ्यूचर भी डिसाइड करेंगे। तो जरूर जाएं, मतदान दें, क्योंकि काउंटडाउन
शुरू हो चुका है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।